हेलो एवरीवन। देखिए ये आज जो हम चैप्टर करेंगे लेसन नंबर 5 जो हमारी 9th साइंस है, जीवन की मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर हमारा चल रहा है। और इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, हरियाणा बोर्ड की बुक है साइंस 9th क्लास की, उसका जो है पॉइंट वाइज एक एक टॉपिक लेकर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपको पढ़ने में आसान लगे। देखिए, जब हम किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो हम उसके बारे में अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं। इसलिए कभी भी जब आपको कोई चीज़ याद करनी है, पहले उसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए, फिर उसके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो हम जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसको आपके ही शब्दों में एक्सप्लेन करने का एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए और आपकी हर क्वेरी जो है पूरी की जा रही है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो हमारा 5th लेसन चला हुआ है, इसके बाद हम जो उसके टेक्सुअल क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न होते हैं, अभ्यास के प्रश्न उत्तर होते हैं, उनको भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और आनंद लीजिए और चैप्टर को, साइंस को समझ के याद कीजिए तो वो जल्दी याद होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है इस लेसन का हमारे पास, और ये इस लेसन में हमारे पास नेक्स्ट वीडियो जो होंगे वो पाठ्य पुस्तक और अभ्यास के प्रश्नों के लिए होंगे। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, यह आपका अपना चैनल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का टॉपिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, हमारा जो पहले कल के वीडियो में हमने किया था उसी से रिलेटेड हम चलते हैं। कोशिकांग या अंगक क्या होते हैं, ये टॉपिक हमारा देखिए आज का। कोशिकांग या अंगक या ऑर्गेनेली बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में। ये होते क्या हैं, देखिए नाम से यदि आप देखें ध्यान से, कोशिकांग यानी कि कोशिका के अंग क्या हैं, उसके पार्ट क्या हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी में छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। अब जब कोई बॉडी की स्ट्रक्चर है तो उसके पार्ट भी होंगे। देखिए, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के भी पार्ट हैं, कहीं नाक है हमारी, हाथ, पाँव, बाजू, बाल इत्यादि इत्यादि। तो यानी कि हमारे शरीर के भी पार्ट हैं। इसी प्रकार जो हमारी कोशिका होती हैं, देखिए हालांकि वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ये जो है खोज लिया गया है कि उसके भी पार्ट होते हैं, कोशिका के भी पार्ट होते हैं, और उनके क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इंग्लिश में जो लिखे गए हैं हमारे पास, ये पार्ट ही हैं कोशिका के। हमारे पास प्रोकैरियोट लिखा हुआ है, यूकैरियोट लिखा हुआ है, ये पार्ट है। पहले तो ये दो ही पार्ट होते हैं हमारे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है दोनों में, ठीक है ना। ये सेल वाल है जो इसमें दिखाई गई है थोड़ा हल्के है ब्लू कलर में, और ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है दोनों, ठीक है ना। और ये फ्लैगम दिखाया गया हमारे पास, और ये राइबोसोम दिखाए गए। ये देखिए, ये दोनों साइड में राइबोसोम दिखाए गए, और ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है, ये न्यूक्लियस दिखाया गया है। तो ये सारे क्या हैं, कोशिका के अंग हैं। हम इनको अभी हिंदी में भी पढ़ेंगे। वैसे जो साइंस के वर्ड होते हैं आप हिंदी में भी याद कीजिए और इंग्लिश में भी याद कीजिए, इससे आपकी इंग्लिश पर भी पकड़ बनेगी और साइंस पर भी पकड़ बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, अभी हमने बात की थी जिस प्रकार शरीर के हमारे अंग होते हैं उनके सब के अलग अलग काम होते हैं। जैसे हमारे हाथ हैं, हाथों का काम क्या है, भी कोई भी वस्तु है उसको पकड़ना,
और यदि हमें खाना खाना है तो हाथों की मदद से खाते हैं, फिर जीभ मदद करती है उसमें, ठीक है ना, और गला मदद करता है, फिर वो पाचित होता है, टांगें हमें चलने में मदद करती है। मतलब सबका कार्य डिवाइड किया गया है बॉडी में, किसने क्या काम करना है, और उनका देखिए आपस में तालमेल भी है। ये नहीं हो सकता कि मान लो पाँव में कांटा लग गया, तो कांटा लगेगा तो जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, नर्वस सिस्टम है, वो दिमाग के पास सूचना पहुंचा देता है भी पाँव में कांटा लगा, यानी कि उसने हमारा काम कर दिया। अब दिमाग हाथ के पास सूचना देता है कि तू नीचे जा और इसको निकाल। अब ये हाथ ये नहीं कह सकता मैं नहीं निकालूंगा कांटा, ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हमारे नर्वस सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। तो यानी कि ये कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, एक समन्वय बना हुआ है शरीर के अंगों के बीच में, वो काम करते हैं मिलजुल कर। ऐसे ही हमारी कोशिकाएं उसके भी अंग हैं और वो मिलजुल कर काम भी करते हैं। किस तरह से काम डिवाइड किए गए हैं, जब तक हम काम को डिवाइड नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं हो सकता। वैसे भी घर में भी हम काम डिवाइड कर देते हैं, भी तुमने ये काम करना है, उसने ये करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर भी संरचनाएँ होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं, और इन्हीं को बोलते हैं हम कोशिकांग या अंगक या ऑर्गेनेल बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जिस प्रकार हमारे शरीर में काम करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर भी ऐसी ही संरचनाएं होती हैं जो काम करती हैं, और इन्हीं संरचनाओं को बोलते हैं हम कोशिकांग, अंगक या ऑर्गेनेल बोलते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है या सूत्रकणिका है, कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस कहलाता है। नोट करिए, एग्जाम में आता है ये भाई, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है या सूत्रकणिका है, कोशिका का शक्ति गृह, यानी कि पावर हाउस क्यों बोलते हैं, बिजली का घर भी बोलते हैं, कई बार बिजली का घर भी बोलते हैं इसको। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन में, क्योंकि इसी में कोशिका की अधिकांश रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, यहीं से ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी यहीं से पैदा होती है, इसलिए इसी को हम बोलते हैं पावर हाउस है हमारी। ठीक है, पावर हाउस है। देखिए पिछले टॉपिक हमने केंद्रक के विषय में पढ़ा था, तो उसमें हमारे पास अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये इन्हीं का हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, कोशिका, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं। अंग इसके बहुत हैं लेकिन हम सारे नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, उन्हीं पर हम विचार करेंगे आज। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिका के बहुत निर्णायक अंग होते हैं। देखिए कुछ बॉडी के पार्ट हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं और कुछ के बिना हमारा काम भी चल सकता है, तो उस हिसाब से इन्हें डिवाइड किया गया। देखिए ये आप नंबर वाइज देख लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। नंबर लिखा है, नंबर 1 ये हो गया, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4, 5, 6, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 है, ये इसके बाद 10, 11, 12, 13। तो ये नंबर क्यों दिए गए, नीचे इनके नाम भी दिए गए हैं। देखिए ध्यान से आप देख के कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 सामान्य जंतु कोशिका का चित्र दिया गया है। कोशिका द्रव्य के अंदर स्थित प्रमुख कोशिकांग ये हैं, और कोशिका द्रव्य में होते हैं। कोशिका द्रव्य आपको पता ही, इन सभी को कोशिका द्रव्य ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले केंद्रिका, फिर केंद्रक। देखिए नंबर 1 पे केंद्रिका है हमारे पास। नंबर 1 पे क्या है, देखिए केंद्रिका, यानी कि ये है, ये क्या है हमारी केंद्रिका है, ठीक है। फिर नंबर 2 पे क्या दिया गया, देखिए केंद्रक। नंबर 2 पे हमारे पास क्या दिया गया है, केंद्रक, ठीक है ना। आप वीडियो पॉज करके इस तरह से इसको कंप्लीट आप देख सकते हैं। 3 नंबर पे देखिए क्या दिया गया हमारे पास, राइबोसोम। 3 नंबर क्या है, राइबोसोम। और 4 नंबर क्या है, आशय, ठीक है ना। और 5 नंबर क्या है, रोकड़ा, यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका। 6 नंबर पे गाल्जी उपकरण, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे पास 6 नंबर दिया गया है, 6 नंबर पे गाल्जी का है या गाल्जी, ये देख रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास दिए गए। और 7 पे दिया गया है कोशिका पिंजर, 8 पे फिर अंतर्द्रव्य जालिका, 9 पे सूत्रकणिका, 10 पे राजधानी। तो ये सारे कोशिका के अंग हैं और इनमें से हम कुछ का इम्पोर्टेंट है जो वो वर्णन करेंगे। तो आप जो है पॉइंट नोट कर लीजिए, ये जो दी गए हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास। देखिए जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिकांग कौन से हैं, एक बार उनकी लिस्ट देख लीजिए। और जो केंद्रक द्रव्य में उपस्थित हैं, अलग अलग पॉइंट होते हैं, कोशिका द्रव्य में उपस्थित और केंद्रक द्रव्य में उपस्थित। ये 1 नंबर में कई बार पॉइंट आ जाता है।
पहले देखिए कोशिका द्रव्य में क्या क्या है हमारे पास। एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा गाल्जी बॉडी, तीसरा अंतर्द्रव्य जालिका, चौथा क्या है हमारे पास प्लास्टिड, और पांचवा क्या है लाइसोसोम, फिर रिक्तिकाएँ, फिर राइबोसोम और राजधानियाँ। ये किसमें स्थित है हमारी कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिकांग। अब आ गया केंद्रक में जो उपस्थित हैं कोशिकांग, केंद्रिका, गुणसूत्र और तारकाएँ, ये हैं और इन्हीं की हम अब चर्चा भी करेंगे। आपके सामने कुछ की चर्चा हमने पहले वीडियो में कर दी है। अब देखिए नंबर 1 है हमारे पास अंतर्द्रव्य जालिका, यानी कि जो कोशिका का पहला अंग है हमारे पास, जिसको शॉर्टकट में ER भी लिखते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं और सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, यानी कि इसकी जो नलिकाएं कैसे होती हैं झिल्ली युक्त होती हैं और एक सीट की तरह बहुत बड़ा तंत्र होता है। ये लंबी नलिका अथवा गोल आयताकार थैलों की तरह होती है, यानी कि पोटिकाओं की, यानी कि ये गोल भी हो सकती हैं, लंबी भी हो सकती हैं, आयताकार भी हो सकती हैं। और अंतर्द्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है, लगभग जैसे हमारी प्लाज्मा झिल्ली है ना, उसी की आकार की, उसी की शक्ल की होती है। अंतर्द्रव्य जालिका ये 2 प्रकार की होती है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट देखिए। नंबर 1 तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी को बोलते हैं हम RER और चिकनी को बोलते हैं SER। देखिए जो हमारी RER है, इनकी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई देती है, इसीलिए इसको हम खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका बोलते हैं, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। और राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है, यानी कि प्रोटीन होती है उसके पर। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज दिया जाता है। खुरदरी अंतःपर्दव्य जालिका फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके देखिए हमारे पास संश्लेषण में क्या आता है, हमारे पास विभिन्न प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ये हम इसके कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, फंक्शन कर रहे हैं। तो नंबर 1 तो ये क्या करती है, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करती है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ग्लाइकोलिसिन की प्रक्रिया किसमें होती है? RER में होती है, यानी अंतर्द्रव्य जो हमारी खुरदरी जालिका इसी के अंदर होती है। और इसी में हमारे पास क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था प्रोटीन वाला, जो इनके प्रोटियोसोम की सहायता से अनफोल्डेड प्रोटीन को नष्ट किया जाता है। और नेक्स्ट क्या है, RER द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण भी इसी के द्वारा होता है। अब देखिए चिकनी जो अंतर्पर्दव्य जालिका होती है हमारे पास, इसका काम क्या है। नंबर 1 देखिए SER पर एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन C बोलते हैं इंग्लिश में। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, याद कर लीजिए। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। इसको संश्लेषित करती हैं। SER पर विटामिन A से रेटिना के वर्णांकों का निर्माण होता है। देखिए विटामिन A हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और विटामिन A की कमी के कारण हमारी आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। इसलिए विटामिन A से युक्त पदार्थ हमें ज़रूर खाने चाहिए। जैसे गाजर में विटामिन A ज़्यादा होता है, तो कुछ ऐसे और पदार्थ हैं जिसमें विटामिन होता है। अमरूद में, सब्जियों में भी लगभग होता है, दूध में सभी विटामिन होते हैं विटामिन C को छोड़कर। तो ये हमारे पास हो गया SER पर रेटिना के वर्णक का काम। वर्णक का मतलब कलर से लेकर चलते हैं। ये लिपिड संश्लेषण और स्टेरॉयड हार्मोन में भी भाग लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन स्थानांतरण एंजाइम, ऑक्सीजन स्थानांतरण एंजाइम है हमारे पास। ऑक्सीजन की सहायता से SER अविषालु पदार्थ की विषालुता को कम करता है, ठीक है ना। विषालु जहरीला होता है ना, यानी कि उसकी विशालता को कम कर देता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है ड्रग का। जो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, मतलब उसको साफ करना, किसी चीज़ को शुद्ध करना, डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। पौधों में SER स्पिरोसोमे का निर्माण करती है, ठीक है ना। SER वसा अथवा लिपिड के अणुओं के बनने में सहायता करती है। कुछ प्रोटीन वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवन जनन भी कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। गाल्जी उपकरण अब दूसरा जो हमारा कोशिकांग, दूसरा कोशिकांग गाल्जी उपकरण। कोशिका के कोशिका द्रव्य में केंद्रक के नज़दीक कुछ थैली नुमा संरचनाएँ होती हैं, कोशिकांग होते हैं।
इन्हें बोलते हैं गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। इनके जो थैली आकार की संरचनाएं होती हैं केंद्रक के पास, उसको बोलते हैं गाल्जी उपकरण या गाल्जी उपकरण भी कहते हैं। या पादप कोशिका का चित्र देखिए ध्यान से एक बार, यहाँ पे ये पादप कोशिका का चित्र दिया गया है। देखिए इसमें भी दिखाया गया है अंतर्द्रवी जालिका, हम बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे हमारी अंतर्द्रवी जालिका है हमारे पास, ठीक है ना। और खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, ये चिकनी आ गई और ये खुरदरी है, ये देखिए दोनों पास पास ही हैं। ये खुरदरी दिखाई दे रही है ना, देखिए एक चिकनी दिखाई दे रही है, एक खुरदरी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये देखिए लाइसोसोम दिखाया गया है हमारे पास, ये आपको काम आएगा भी, लाइसोसोम भी आने वाला है। यहाँ पे क्या आता है, हरित लवक होता है। और ये केंद्रक दिखाया गया, देखिए यहाँ पे केंद्रक दिखाया गया है। और ये गाल्जी उपकरण है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए गाल्जी उपकरण जिसको हम अभी रीड कर रहे हैं। और ये हमारे पास क्या है, केंद्रीय झिल्ली दिखाई गई है, ये प्लाज्मा झिल्ली दिखाई गई है। ये बाह्य कोशिका जो बाहरी हिस्सा है कोशिका का, और ये कोशिका भित्ति है जो अंदर वाली साइड में है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है। और ये राइबोसोम होते हैं यहाँ पर। और ये कोशिका द्रव्य जो ये कलर दिखाई दे रहा है अलग से, ग्रीन ग्रीन सा हल्का ग्रीन सा कलर, ये सारा क्या है कोशिका द्रव्य होता है। और ये हमारे पास है हरित लवक, यानी कि जो पौधों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जो प्रकाश संश्लेषण में हमारी मदद करता है। तो चित्र को जो है जरूर बनाइए, कॉपी में बना के देखिए और ये सारे पार्ट लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम बात कर रहे थे किसकी, गाल्जी उपकरण की। तो गाल्जी उपकरण में देखिए नंबर 1 तो काम क्या है इसका, यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थ के संग्रह एवं परिवहन में सहायता करता है। इनके कोशिका में जो भी लेके आना है या वहाँ से लेके जाना है, कुछ भी चीज़ जो उसके संश्लेषण में मदद करती है, उसका परिवहन करता है, ठीक है ना। पोटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना, ठीक है ना, यानी कि रूपांतरण भी करता है, बंद भी करता है, ये सारे काम यही करता है। कुछ परिस्थिति में गाल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर भी बनती है। शक्कर वही खाने वाली मीठा मतलब पदार्थ होता है जिनके कार्बोहाइड्रेट। गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। देखिए गाल्जी का उपकरण किसको बनाता है, लाइसोसोम को भी बनाता है। अब लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। जंतु कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल गोल थैलीनुमा अंगाणुओं को लैनाइक या लाइसोसोम बोलते हैं। ये देखिए चित्र दिखाया गया हमारे पास, माइलिन बॉडी और ये रिक्ता, ये लाइसोसोम का चित्र है। इस तरह की जो शक्ल होती है वो क्या होते हैं, लाइसोसोम का दिखाया गया। तो लाइसोसोम क्या होता है, जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले आवरण युक्त, आवरण का मतलब जिसको किसी न किसी चीज़ से ढका गया हो उसको आवरण युक्त बोलते हैं। गोल गोल थैलीनुमा, जैसे थैला होता है ना, इस तरह की संरचनाएं होती हैं। आप देख रहे हैं थैलीनुमा संरचनाएं हैं, थैला इसी तरह का होता है। कोशिकीय चयापचय यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म क्या है, इसका मतलब होता है जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम से ही ये संबंधित होता है, में व्यवधान यानी कि रुकावट के कारण जब कोशिका ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, तो लाइसोसोम फट जाएंगे और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना, नोट भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, या ये आ जाते हैं आत्मघाती थैली का नाम लिखिए। आत्मघाती थैली का नाम क्या है, लाइसोसोम, या लाइसोसोम का क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। और डेफिनेशन क्यों इसको बोलते हैं, क्यों है, क्योंकि जब कोशिका का चयापचय होता है तो यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसमें यदि कोई रुकावट आ जाएगी तो कोशिकाएं या तो ख़त्म हो जाएंगी या मर जाएंगी, यानी कि उनमें टूट फूट हो जाती है। तो जो लाइसोसोम है वो फट जाएगा और एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं, यानी कि एंजाइम उनको खुद ही खा लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को जो कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। देखिए लाइसोसोम के अन्य नाम आपको आ जाते हैं, यही डेफिनेशन ये रहेगी चाहे नाम कोई भी हो। आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, तब भी आप यही लिखेंगे इंग्लिश में, सुसाइडल बैग बोलते हैं, डिस्पोजल इकाई भी बोलते हैं इसको। डिस्पोजल का मतलब जो ख़त्म हो जाती है ना, एक बार यूज होती है। परमाणु बम भी बोलते हैं इसको, और डिमोलिशन स्क्वाड भी बोलते हैं। कोशिका के सफाई कर्मचारी भी बोलते हैं इसको। पुनः चक्रीयकरण केंद्र भी इसको हम बोलते हैं, और सेलुलर हाउस कीपर जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो ये है
इसके अन्य नाम। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। और एग्ज़ाम जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं ना हमारे नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, उनमें भी ये प्रश्न आता है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए आप। अब इसके हम कार्य देखेंगे। अभी कार्य भी इसी के अंदर थे। नंबर 1 तो वही पहला काम वही होगा ना, जीवाणु आदि को नष्ट कर देते हैं। यह कोशिका के अंदर किसी भी बाह्य पदार्थ जैसे यानी कि हमारे शरीर में जीवाणु जाते हैं तो नष्ट कर देते हैं। देखिए जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है ना, तो इनका भी बड़ा हाथ है जीवाणु बैक्टीरिया इनको मारने में, वायरस को मारने में। ये पुरानी और मृत कोशिकाओं को नष्ट करने में सहायक हैं। लाइसोसोम कोशिका विभाजन को भी आरंभ करते हैं, इनके सेल डिवीजन को आरंभ करते हैं, जो लास्ट में हम पढ़ेंगे। लाइसोसोम अस्थियों का निर्माण करते हैं। अस्थियां का मतलब जो हमारी हड्डियां हैं उसका निर्माण करते हैं। जंतुओं में लाइसोसोम अंडों में शुक्राणु के प्रवेश की सहायता से प्रदान करके निषेचन की क्रिया में योगदान देते हैं। यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो ये वो होता है क्या, निषेचन क्रिया होती है। इनके अंडे बच्चे मतलब जो कुछ जीव जंतु अंडे देते हैं तो वो निषेचन की क्रिया भी यही करवाते हैं। बीजों में लाइसोसोम अंकुरण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। देखिए भी ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइसोसोम का। तो इसको आप कंप्लीट याद कर लीजिए, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली आता है एग्जाम में, क्योंकि इसके आपने काम देख लिए होंगे ना, तो कितने अच्छे अच्छे काम है इसके, सारे बहुत बढ़िया काम है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया एक तरह से रामबाण पेपर में आने के लिए, और हर पेपर में ये आता है, इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। अब करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बिजली का घर है हमारा, पावर हाउस भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है, ठीक है ना। ये इसकी पहचान होगी हमारे पास। देखिए मेन पॉइंट जो इसमें है, जीवाणु हो या नील हरित शैवाल को छोड़कर से सभी संजीव पादप जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंद कोशिकांगों को सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिए दोबारा, जीवाणु नील हरित शैवाल को छोड़ के बाकी जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे जंतु हों, उनके कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंद कोशिकांगों को सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या बनता है। इसका चित्र देख लीजिए पहले, किस तरह का चित्र होता है हमारे पास। देखिए ये केंद्रक दिखाया गया हमारे पास, दिख रहा है ना, ये केंद्रक है। और आगे देखिए इसमें हमें क्या दिखा रहा है, ये धागे जैसी संरचनाएं दिखा रही है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सूत्र कणिका जिसको हम बोलते हैं। और ये कोशिका द्रव्य होता है, इसके अंदर जो वाइट वाइट दिख रहा है सारा, ये क्या है, कोशिका द्रव्य है। माइटोकॉन्ड्रिया के काम देखिए, इंपॉर्टेंट काम है इसके भी। माइटोकॉन्ड्रिया में सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, यहीं से ऑक्सीकरण होगा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसको। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, बिजली घर क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ही होता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा एटीपी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद कर लीजिए। एडिनोसिन एक नंबर में आ जाता है, इसकी फुल फॉर्म के रूप में होती है, तथा इसका निर्माण अकार्बनिक फास्फेट तथा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि एडीपी, इसकी भी याद कर लीजिए। एडीपी क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये एडीपी की फुल फॉर्म, एटीपी की फुल फॉर्म याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा निर्माण के साथ साथ ऑक्सीकरण की क्रिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे लिखते हैं, CO2 ऐसे लिखते हैं। ये CO2 है, क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन अग्निशमन यंत्र की क्रिया संपन्न होती है, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आप चलते हैं प्लास्टिड में। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तो क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड, और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट यानी कि श्वेत या रंगीन प्लास्टिड, इनके एक कलर्ड और एक अनकलर्ड। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, सुन लीजिए।
देखिए पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं और उसमें क्लोरोफिल जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जिसमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल एक हरे रंग का लवण होता है, उसकी मदद से वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले और नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं, इनके अलग अलग कलर होते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट होता है प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। और देखिए जो क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना उसी तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अभी पढ़ेंगे डीएमओ, जो डीएनए और राइबोसोम के बारे में। अब पहले पढ़ लेते हैं रसधानियाँ। रसधानियाँ ठोस तरल पदार्थों की संग्रहक थालियाँ हैं। ठीक है ना। ये क्या होती हैं? रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्रहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिका में रसधानियाँ बहुत छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिका में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों में कोशिका की केंद्रीय रसदानी की माप कोशिका आयतन का 50% से 90% तक होता है। 50% का मतलब आधा और 90% का मतलब लगभग पूरा ही हो जाएगा जितना। देखिए ये रसदानियाँ दे रखी हैं, इंग्लिश में वोकली बोलते हैं और ये हिंदी में बोलते हैं रसधानियाँ। ये रसधानियों का फिगर दिया गया है हमारे पास। ठीक है ना। जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिका में ये बड़ी होती हैं। ये अभी हमने पढ़ा है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका रस होता है। क्या रहता है? कोशिका रस सेल से भरा होता है, जो कि निर्जीव पदार्थ होता है। क्या होता है? निर्जीव। जंतु कोशिका में रसधानियाँ जल संतुलन का कार्य करती हैं। ये इंपॉर्टेंट काम है। देखिए काम क्या है इनका? जल को संतुलित करना, मतलब जल की सही मात्रा बनाए रखना। पादप कोशिका में सफीती तथा कठोरता प्रदान करती हैं, उनको सफीती देती हैं, कठोरता प्रदान करती हैं। कुछ एक कोशिका जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ कुछ अपशिष्ट पदार्थों की शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करती है। तो ये थे हमारे बॉडी की तरह जिस तरह से कोशिका में अंग होते हैं, उनका वर्णन अलग अलग से हमने किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोशिका विभाजन। भी कोशिका विभाजन का मतलब टूटती हैं कोशिकाएं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, पुरानी कोशिकाओं से विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। देखिए हमारी जो सेल हैं वो मरती रहती हैं और नई बनती रहती हैं। अगर मान लो वो सिर्फ मरेंगी और नई नहीं पैदा होंगी तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, तो हमें जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिकाओं का विभाजन जो ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, चलती रहती है। तो नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, पुरानी जो है मरती रहती हैं, क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो तरह का होता है, एक तो सूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है ना। सूत्री विभाजन को समसूत्री भी बोलते हैं, इसको मिटोसिस भी बोलते हैं हमारे पास इंग्लिश में। ये देखिए मातृ कोशिका दिखाई गई है ये इस तरह से, और ये जो बीच में दिखाए गए देखिए ये गुणसूत्र की जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, ये इस तरह की शक्ल होती है उनकी, ध्यान से देख लीजिए। क्रोमोसोम की जो शक्ल होती है हमारी इस तरह की होती है, ये देखिए। और जिनको संतति कोशिकाएं भी बोलते हैं। और ये गुणसूत्र दिखाए गए हमारे पास एक अलग अलग कलर में दिखाए गए ना। तो गुणसूत्र हमारे पास एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम आपने सुना होगा ना। तो वो होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई होता है। तो इस तरह से हमारे पास दो क्रोमोसोम टाइप लेके चलते हैं। सूत्री विभाजन की खोज देखिए किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की। किसने की थी? डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू ऐसे लिखेंगे, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। स्टार्सबर्गर ने सूत्री विभाजन का सबसे पहले पादप कोशिकाओं में अध्ययन किया था। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें एक बार विभाजन से एक समान प्रकार की दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन इस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न की गई नई कोशिकाओं में क्रोमोसोमों की संख्या और उनके प्रकार अपनी जनक कोशिकाओं के समान होता है। इनके जैसी कोशिका पहले थी वैसी ही कोशिका का निर्माण होता है इसमें। सूत्री विभाजन कायिक या दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है ना। अब अर्धसूत्री विभाजन देखिए, जिसको हम बोलते हैं अमिटोसिस या अमिटोटिक अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन की खोज रेमक ने की थी। असूत्री विभाजन द्वारा जनक कोशिकाओं का केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है। इसके बाद कोशिका द्रव्य में संकुंचन के दौरान
कोशिका द्रव्य 2 भागों में बढ़ जाता है। अब कोशिका द्रव्य बढ़ जाएगा 2 भागों में। इस प्रकार 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा। यह विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे हमारी जीवाणु, नीलहरी, शैवाल, यीस्ट, अमीबा, ये कुछ जीव हैं उनमें होता है। और अर्धसूत्री विभाजन देखिए, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम 1905 में फॉर्मर और मुरे ने की थी। तो वही हमारे पास सेम फिगर है, देखिए ध्यान से, दोबारा से हमने इसको आपको दिखा दिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, एक बार विभाजन में 4 नई अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन निर्मित हुई नई कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या अपनी जनक कोशिका की तुलना में आधी होती है, इसलिए बोलते हैं इसको अर्धसूत्री, क्योंकि इसमें आधी रह जाती है। अतः इस विभाजन द्वारा कोशिका जीवों में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन सदैव द्विगुणित, क्या होता है, द्विगुणित कोशिकाओं में पाया जाता है। द्विगुणित का मतलब जैसे जो डबल होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका द्रव्य केंद्रक का 2 बार विभाजन होता है। इन 2 विभाजनों में से प्रथम विभाजन अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना, प्रथम, तथा द्वितीय विभाजन अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। तो इन द एंड हमारे पास एक बात सामने आई है। क्या सामने आई है कि कोशिका संजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। ये है कोशिका की डेफिनेशन जो हमने अभी तक पाठ पढ़ा है, उसमें मोटी मोटी डेफिनेशन हमारे पास निकल के आई है कि कोशिका क्या होती है। यदि इसका प्रश्न का उत्तर आता है तो याद भी कर लीजिए, है भी इम्पोर्टेंट। कोशिका संजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। तो ये था हमारे पास आज का जो हमारी साइंस थी 9th क्लास की NCERT बुक, हरियाणा बोर्ड की बुक का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पाठ्य पुस्तक और अभ्यास के प्रश्नों को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।